नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यश बाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ रहे होगे। आज हम क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड, दादी माँ। तो बच्चों, मैंने आपको कुछ होमवर्क में दिया था। जो हमने फर्स्ट कविता पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो उसमें से कुछ बच्चों ने मुझे आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चों। उनमें से पहला नाम है आदर्श। आदर्श ने कविता की 4 लाइनें मुझे लर्न करके लिख के दी है। वेरी गुड बेटा आदर्श। दूसरा है दक्ष। वेरी गुड दक्ष, आपने बहुत अच्छा काम किया, लिख के दिया। और श्रेया, वेरी गुड बेटा, आपने भी बहुत अच्छा लर्न करके और मुझे लिख के दिया। वेरी गुड श्रेया। तो ऐसे ही आप सभी अपना होमवर्क मुझे लिख कर दीजिए, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको शामिल करूँगी। वेरी गुड बच्चों। दक्ष, आदर्श और श्रेया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने होमवर्क करके दिया। वेरी गुड बेटा। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दादी माँ। ये दादी माँ चैप्टर के जो हैं लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो ये अपने ही जीवन के बारे में बताते हैं, अपने बचपन के बारे में बताते हैं। और ये वो पल बताते हैं जब वो अपनी दादी माँ के साथ रहते थे। उनकी दादी माँ कैसे सबको संभालती थी, कैसे सबका ध्यान रखती थी, कैसे घर का ध्यान रखती थी, उन सब के बारे में ये शिव प्रसाद सिंह जी बताते हैं। तो आज हम उन्हीं का ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये लेखक की खुद की अपनी कहानी है और ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम सब के पास दादियाँ होती है ना। और दादियाँ सबकी बहुत ही प्यारी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो हम पढ़ेंगे, जैसे कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। वो लेखक कहता है कि कई बार मुझे लगता है कि ये कमजोरी है, या फिर काफ़ी टाइम बीत गया, बीसों गर्मी बरसात और वसंत हम जीवन में हमारे आते रहते हैं ना, हर साल ऐसे आते ही रहते हैं। तो कहता है कि मैं हमेशा ठीक रहता हूँ, खुश रहता हूँ, लेकिन कभी कभी जो है जीवन में हमारा मन भी दुखी हो जाता है। हमारा भी हो जाता है ना, ऐसे कभी कभी मन परेशान सा हो जाता है। तो ऐसे ही लेखक का मन भी कभी कभी दुखी हो जाता है। मेरे चिंतक, यानी कि जो उसके अपने मित्र होते हैं ना, जान पहचान वाले, उनको बोलते हैं शुभ चिंतक मित्र। मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। अब लेखक ये क्यों कह रहा है? वो कहता है कि मेरा अपनी दादी से मिलने का बहुत मन करता था, और वो दादी से दूर रहते हैं लेखक, तो वो ना परेशान हो जाते कई बार। तो उसके जो दोस्त है ना, वो हर बार ऐसे कहते हैं कि अब थोड़े दिन बाद छुट्टियां आने वाली हैं, अगर आप छुट्टियों में जो है अपने घर चले जाना। वो उसके मुंह पर तो ऐसे कह देते, लेकिन पीछे से वो कहते हैं कि ये पता नहीं, ये तो ना दादी के उसमें थोड़े से ही उसमें थोड़ी सी दूर क्या हुआ दादी से, और परेशान हो जाता है, घर वालों से थोड़ा भी दूर नहीं रह सकता। तो वो कहता है कि मेरे सामने तो ऐसे मेरी छुट्टियों के आने की सूचना दे देते हैं कि कोई बात नहीं, छुट्टियों में तुम घर चले जाना, और पीछे से ऐसे कह देते हैं, ठीक है। तो और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता में घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे रियल लाइफ में भी होता है ना बच्चों। कुछ तो सच्चे मित्र होते हैं, लेकिन कुछ जो है ऐसे भी कर देते हैं कि मुंह पर तो प्रशंसा करते हैं और पीछे से उसकी बुराइयां भी कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे बहुत अच्छे भी मित्र होते हैं। तो सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। अब कहता है कि वो कि नहीं, मैं जो बस मेरे रूटीन के काम है ना डेली के, वही करूँगा। अब मैं ना ज़्यादा बातों के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि ज़्यादा सोचने से मन जो है दुखी हो जाता है। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस, यानी कि अपने आप ही बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना छूटती है। और बरबस होता है बेटा अचानक। वो कहता है कि अचानक ही मेरी आंखों के सामने है ना, शरद यानी कि सर्दियों, सर्दियों की शीतल किरणों की, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना तभी। तो कहता है कि ठंडी ठंडी हवाएं जो मन को शीतल कर दे, ठंडा कर दे, ऐसी किसी की धुंधली सी छाया मेरे सामने आ जाती है ना। किसी की उसकी तस्वीर उसके सामने आ जाती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। वो कहता है लेखक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है
कि मेरे चारों तरफ कवार होता है बच्चों, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन का महीना होता है ना, उसको बोलते हैं कवार। वो कहता है कि मुझे लगता है कि अश्विन का महीना आ गया है, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे हिलोरे ले रहा है। और उसमें अश्विन के महीने पर चारों तरफ बारिश होती है, और वो कहता है कि चारों तरफ पानी ही पानी मेरे गांव में चारों तरफ ऐसे फैल जाता है, हो जाता है, खड़ा हो जाता है पानी। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा साई की अधगली घासें, गेऊर और बन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही हैं। और जब तेज बारिश आती है ना बेटा, तो दूर दूर से पानी बहकर आ जाता है। तो पानी के साथ साथ जंगली घास है ना, ये घासों के नाम दे रखे हैं, ये मोथा साई अधगली घासें है ना, और ये सारे है ना ऐसे बहकर आ जाते हैं। और ऊपर से फिर सूरज भी निकल जाए तो वो रे गर्मी भी आ जाती है, पड़ जाती है, बढ़ जाती है। तो रास्ते में कीचड़ सूख गया है, और जब बारिश कई दिन बाद हो जाए बारिश के आने की, तो वो कीचड़ जो है कई दिन बाद सूखने लग जाता है सूर्य की गर्मी से। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और किनारों पर जो है तालाब से बने होते हैं, और उनमें पानी खड़ा हो जाता है, और बारिश के दिनों में उनमें साइडों में झाग बन जाते हैं। और कहते हैं कि वहाँ पर जो है गांव के लड़के खूब कूद कूद कर नहाते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। वो कहता है कि हर एक मौसम है ना बहुत अच्छा है, और हर एक मौसम की अपनी अपनी खूबियाँ है। अब जैसे देखो, गर्मी में आम आते हैं है ना, सबको अच्छे लगते हैं। सर्दी में अपने मज़े हैं, मूंगफलियाँ आती हैं। तो हर कहता है कि हर मौसम में जो है अपने अपने स्वाद हैं, अपने अपने मज़े हैं। चारों तरफ जो है हर मौसम जो है खुशियाँ ही खुशियाँ फैला देता है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अब बच्चों को चाहे खाने को मिले या न मिले है ना, लेकिन उनको तो क्या है, मौज मस्ती मिलनी चाहिए, खूब मौज मस्ती हो। तो जब चारों तरफ बारिश होती है ना, तो पानी खड़ा हो जाता है, और तालाब भी पानी से फुल हो जाते हैं, भर जाते हैं। पहले तालाबों का पानी भी सूख जाता है ना, लेकिन बारिश के दिनों में बारिश का पानी इकट्ठा होकर तालाब भी भर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि अगर चाहे हमें खाने को कुछ भी ना मिले है ना, लेकिन तो हम चला लेंगे, क्योंकि बच्चों को इतने खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है ना, तो मम्मी भी दादी भी उनको ज़बरदस्ती खिलाती है। वो कहते हैं चाहे खाने को हमें ना मिले कुछ भी, लेकिन अगर हमें जो है उस पानी में अगर नहाने का मौका ना मिले ना, तो फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भीतर उड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। वो कहता है कि मैं तो अंदर ही अंदर है ना बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मैं तो उस बारिश के दिनों में बस 2-3 दिन ही नहा पाया था, क्योंकि उसके बाद मैं बीमार हो गया था। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। और वो कहता है कि जब मैं हल्का हल्का बीमार हो जाता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि सब जो है आवभगत करते हैं ना, सबको ये होता है मेरा बेटा है, मेरी बेटी बीमार हो गई, सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, सब उसी को पूछते हैं। इसलिए लेखक को लगता है कि जो है थोड़ी बहुत जो बीमारी है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। वो कहता है कि जब मुझे थोड़ा सा बीमार होता हूँ ना मैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा पेट भी दर्द हो, सिर दर्द हो, है ना, जवार होते हैं, लूज मोशन लग जाए, या तो उसमें मुझे नींबू और साबु है ना मिलता रहता है, साबूदाना, कि उस लूज मोशन ठीक हो जाए उससे। तो वो कहता है कि ऐसा तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अब की बार जो है ऐसा नहीं था। मुझे तो बहुत ही तेज ही बुखार हो गया था, जो कि उतर ही नहीं रहा था, मैं ठीक ही नहीं हो रहा था। और वो जबर तो चढ़ता ही गया। और कहता है कि वो मुझे जवर यानी बुखार, वो कहता है कि बुखार तो मुझे
बार बार जो है चढ़ता ही जा रहा था और वो उतर ही नहीं रहा था। और रजाई पर रजाई उतरा रात के 12 बजे के बाद। और कहता था कि इतनी ठंड लग रही थी कि रजाई के ऊपर रजाई यहाँ ही मैं डलवा रहा था, लेकिन फिर भी जो है ठंड नहीं भाग रही थी और वो बुखार मुझे रात के 12 बजे के बाद ही उतरा। ये सब कौन सोच रहा है? लेखक। तो फिर दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। अब दिन में जो है बुखार उतर गया था, इसलिए सिर्फ वो चादर लपेट कर सो रहा था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। और कहता है कि मेरी दादी माँ आई, नहाकर आई है। दादी की माँ की मम्मी की ये होती है ना कि सुबह सुबह नहा लेते हैं। तो और दादी को फिर इतना काम भी नहीं होता तो वो सुबह सुबह नहाकर ही आती हैं। शायद नहाकर आई थी उसी जाग वाले जल में। और कहते हैं कि जो उनके वहाँ पर भी जो है तालाब में ऐसे नहा लेते होंगे। तो कहते हैं कि जो दादी भी उसी जाग वाले जल में नहाकर आई थी जिसमें मुझे नहाना था। पहले ऐसे नहा लेते थे। पतले दुबले सने सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती। और कहते हैं कि जो है अपनी दादी की वेशभूषा बताता है कि मेरी दादी ने ऐसी साड़ी पहन रखी थी। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की से तलता। और कहते हैं कि मेरी दादी के जो बाल हैं बिल्कुल सफ़ेद थे और वे भी गीले थे, उनसे जो है पानी टपक रहा था। और पानी टपक रहा था तो मुझे ठंडा ठंडा जो है आभास हो रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ। अब जो है बड़ों की होता है ना ये बुखार चेक करने का कि वो पहले सिर देखते हैं, पेट देखते हैं ना। फिर क्या किया उन्होंने? आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। और वो किसी जो है किसी के मंदिर से या कहीं से भी है ना कोई ऐसे बबूत सी लेकर आई और उन्होंने क्या किया उसको चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। और ऐसे कोई पूजा पाठ की होगी और फिर उसकी वो मिट्टी लेकर आई और उसके मुंह में डाल दी, माथे पर भी लगाई। वो कहता है कि मुंह में भी डाली और माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। और उसकी दादी, वो लेखक बहुत प्यारे थे, तो वो जब तक बुखार नहीं उतरा ना, दिन रात उसकी खाट के पास ही, उसकी चारपाई यानी कि उसकी खाट के पास ही, चारपाई के पास ही बैठी रही। कभी पंखा जलती यानी कि कभी तो उसको पंखे से हवा करती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। और कभी कभी तेज़ बुखार हो जाता तो उसके पैरों को भी हाथों को भी ऐसे सहलाती रहती थी, यानी कि उन पर ऐसे ही हाथ फेरती रहती थी। सर पर दालचीनी का लेप करती। अब बड़ों को पता होता है ना कुछ नुस्खे होते हैं कि उससे जल्दी बुखार हो जाते हैं। हम तो अंग्रेजी दवाई लेने भाग लेते हैं, है ना। लेकिन जो बड़े होते हैं उनको पता होता है कि अंग्रेजी दवाई से इतना असर नहीं होता जितना देसी इलाज से होता है। ऐसे उन्होंने दालचीनी का लेप जो है उनके सिर पर किया और 20 बार छू छू कर जबर का अनुमान करती रही। और जो है दादी को बहुत चिंता थी, इसलिए वो बच्चों प्यार से बार बार जो है बुखार को, जबर होता है बुखार, बुखार को चेक कर रही थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, और खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई, है ना। तो उन्होंने देखो कितने देसी इलाज कर रखे थे। पीपल की छाल से पानी, उसका पानी तैयार किया वो पिलाती, और दाल में खिचड़ी भी ऐसी बनाती जिसमें दाल और चावल बिल्कुल मिक्स हो रहे हो, ऐसे अलग अलग कोई दिखाई ना देते हो। कोई बीमार के घर से घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। और दादी इसका भी ध्यान रखती थी कोई बाहर से एकदम से सीधा इसके पास से ना आ जाए। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती। अब दादी बार बार पूछती रहती थी तो घर वाले भी परेशान हो जाते थे। दादी माँ को गंवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करती। यानी कि दादी जो है गांव के जो और बच्चे या बड़े या कोई भी बीमार हो जाता था तो सबका जो है पता करने के लिए उनके घर जाती थी और सबके बारे में ऐसे ही उनके हाथ छूती, माथा छूती, पेट छूती, भभूत लगाती, और जो है मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी।
और बच्चों जो दादी होती है ना, उनको पता भी चल जाता है ना। डॉक्टर से भी पहले बता देती है वे कि भाई ऐसा हो रहा है, ये बीमारी हो रही है ना। वे अनुमान लगा देती है उनका। वो समय भी है ना बिना घड़ी के बता देती है कि अभी इतने बजे होंगे, ऐसे कर कर देती हैं। ठीक है। और वो महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। और वो ये क्या होता है, विसूचिका होता है बेटा हैजा। और वो कहती है कि जब महामारी और हैजा हो जाता है ना, तो वे बहुत सारे नुस्खे करती थी। ठीक है। और कहते हैं कि वो इतनी सफाई रखती थी कि कोई सफाई जो है उनसे ज़्यादा कर ही नहीं सकता था। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वे जैसे पागल हो जाती थी। और वे जो है बहुत परेशान हो जाती थी, सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है। लेखक कहते हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अब भी मुझे बुखार आता है। नौकर पानी दे जाता है, मैं महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हो। कहते हैं कि पहले होती थी बहुत, दादी के टाइम में बहुत सेवा होती थी। आजकल तो अपने मन से जो है महाराज कुछ भी बना देता है, क्योंकि यहाँ पर मैस है, मैस में ही खाना खाते हैं। और हॉस्टल में रहता हूँ, है ना। और डॉक्टर साहब आकर दवाई देख जाते हैं, दे देते हैं नाड़ी देख कर, और बस ऐसे ही रहते हैं। पहले होती थी दादी के टाइम में बहुत सेवा। और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। वो कहता है कि पहले तो मुझे बुखार बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि दादी मम्मी बहुत सेवा करती थी। लेकिन आजकल तो है कुनैन की गोलियां खानी पड़ती हैं। कुनैन की गोली ना बहुत कड़वी होती है, कहते हैं, और सिर चकरा जाता है कि जो है इतनी तेज़ स्ट्रॉन्ग गोलियां खाने से तो बुखार भी डर जाता है। इसलिए अब मुझे ये बुखार अच्छा नहीं लगता। कौन कहता है, लेखक। ठीक है। उसके बाद है किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। वो कहता है कि अब उसके जो है किशन भैया की शादी आ गई, तो दादी को तो उसमें बहुत सारी खुशियाँ मनानी थी, बहुत उत्साह था, है ना। बहुत जोश था उसमें, क्योंकि उसके पोते की शादी है। दिन भर गायब रहती, और दादी पूरा दिन जो है शादी की रेख देख में, उनके काम में पूरा दिन गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। और कहता है कि सारा जो है सबको ये कहती, तू ये काम कर, तू ये काम कर, ये तू के। और दादी जो है बिल्कुल सारा दिन सांस नहीं लेती थी। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी कि कामकाज का, शादी ब्याह का घर है। इसलिए कहती, बहन तुम बुरा मत मानना कि मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करती, लेकिन मुझे तो शादी ब्याह का घर है, इसलिए बहुत काम होते हैं। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी। लेकिन वो सबको जो है एडवाइस देती रहती कि तू ऐसे कर, तूने ये ठीक नहीं किया, तू ऐसे कर, है ना। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेकिन जो है वो हर एक काम सबको समय पर करवाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ की किसी पर बिगड़ रही थी, यानी कि बाहर जो बरामदा सा होता है ना, वहाँ पर कहती हैं कि दादी जो है किसी के साथ झगड़ा कर रही थी, गुस्सा हो रही थी दादी। तो बाहरी के निकसार पर जो है बहुत गुस्सा कर रही थी वो। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। अब वो जिस पर गुस्सा हो रही थी वो कौन थी, रामी की चाची। ये जो देखो पिक्चर में भी दिखा रखी है, ये रामी की चाची जो है उस पर जो है दादी माँ गुस्सा हो रही थी। क्यों हो रही थी, देखो पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। वो चुपचाप खड़ी थी जब दादी गुस्सा हो रही थी। सो न होगा धन्नो रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों में नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। वो कहती है कि उसका नाम क्या था जिसने पैसे ले रखे थे, धन्नो चाची। धन्नो वो उसकी लेखक की क्या लगती थी, चाची। वो कह रही थी, वो दादी माँ कह रही थी कि तू जब आ रही पैसे लेने आई ना, तो हाथ जोड़ रही थी, तेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने दिया और तू जो है
ना ब्याज दे रही है और ना मेरे पैसे दे रही है। ठीक है, वो उस पर ऐसे गुस्सा हो रही थी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। ऐसे जो है दादी बहुत गुस्सा हो रही थी कि तू तो रोज ऐसे कहती रहती है कि आज दूंगी कल दूंगी, लेकिन तू देती नहीं है। अब तो हर बार कहती है कि फसल पर दूंगी, अब फसल कट चुकी है तो क्या मैं अब तेरे लिए दूसरी फसल लगाऊं। ऐसे उस पर दादी गुस्सा हो रही थी। दूंगी फिर वो बोल धन्नो चाची बोली, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों के आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। अब जो ये है बिटिया की शादी है। अब वो बोली धनो धनो चाची और वो की है ना, ये बेटी की शादी है मालकिन, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, यानी कि उसका विवाह कैसे होगा अगर आप मुझ पर दया नहीं करेंगी। तो मालकिन मैं इसलिए पैसे नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि अब मेरी बेटी की शादी है। तो मालकिन वो दादी कहती है हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तो दादी ने सोचा कि ये तो पता नहीं नहाई होगी या नहीं, इसलिए वो कहती है कि तू दूर हट जा, मैं तो अभी नहा कर ही आई हूँ, मेरे पैर मत छू। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। अब लेखक आकर अपनी दादी को कहने लगा कि दादी कोई बात नहीं, जाने दो, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो मैंने कहा दादी जी इस पर गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, बेचारी बाद में दे देगी। चल चल चला है समझाने। अब दादी ने मेरे उस लेखक पर भी गुस्सा किया है ना। तो वो बोली कि तू दूर हट जा, तू मुझे समझाने वाला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। अब दादी ने गुस्सा किया तो वो लेखक बोल थोड़ी ना सकता था, इसलिए जो है वो चुपचाप आंगन की ओर चल पड़ा। कई दिन बीत गए और मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। अब बच्चे तो क्या है, खेलते रहते हैं, है ना, भूल जाते हैं। तो लेखक भी इस बात को भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फूलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। अब एक दिन वो है रामी की चाची है, वो लेखक की चाची नहीं बच्चों, रामी की चाची है। ठीक है, कोई होगी रामी लड़की, उसकी चाची है। तो वो कहता है कि एक दिन दादी ने गली में ऐसे बोल रही थी कि ये बड़े आशीर्वाद देते हैं ना, पूतो फलो दूधो नहाओ, है ना, तो ऐसे आशीर्वाद दे रही। तो लेखक भी सोचा कि कल पहले तो दादी इस पर गुस्सा हो रही थी उस दिन तो, और आज इसको इतने आशीर्वाद दे रही है। तो लेखक ने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने वियल होकर कहा। तो उसने कहा कि धन्नो चाची क्या बात हुआ। वो लगती लेखक की भी चाची थी वो। तो उसने कहा उरिल हो गई बेटा, उरिन हो गई, यानी कि ऋण से, उरिन होता है ऋण से मुक्त होना। वो कहते हैं उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो वो कहती है धनो चाची कि जो मैंने भी दादी से जितना भी वो ब्याज पर पैसा ले रखा था सारा मेरा माफ़ कर दिया और मुझे 10 रुपये और भी दे कर गई है। तो उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा कि उस दिन तो बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। तो मैंने कहा कि चाची उस दिन तो मेरी दादी बहुत गुस्सा हो रही थी। तो बोली कोई बात नहीं, बड़े हैं, बड़े तो बड़ों का बच्चों का भी गुस्सा नहीं करना चाहिए डांटने पर, उनके जो है डांटने में भी बहुत प्यार होता है। बड़े पता है क्या है, नारियल की तरह होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा बनाने के लिए उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी करना पड़ता है। इसलिए आप भी अपनी दादी का, अपनी मम्मी का कभी भी बातों का बुरा मत मानना। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया और उसको बहुत हंसी आई कि कल तो दादी गुस्सा कर रही थी, है ना, और आज देखो इसको आशीर्वाद दिया और सारे पैसे भी माफ़ कर दिए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज यानी कि 4-5 दिन पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती और विवाह की रात को अभिनय भी होता, यानी कि एक नाटक सा खेला जाता था। यह सभी दृश्य दिखाए जाते, सभी पार्ट औरतें ही करती, यानी कि उसमें जेंट्स का भी, आदमी का काम भी जो है औरतें करती। जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना कि खोड़िया होता है, उसमें जेंट्स का काम भी लेडीज करती हैं, है ना। मम्मी से और दादी से पूछना ऐसा होता है। तो उसमें विवाह से लेकर पुत्रोक्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं।
यानी कि पूरा तो विवाह करवाया जाता है उसमें, एक औरत का औरत के साथ, वो औरत जेंट्स का बन जाती है लड़के के कपड़े पहनकर, और फिर बच्चा होने तक के सारे उसमें जो है नाटक में दिखाई जाती है सारी चीज़ें। औरतों ने उस पर आपत्ति की, और उसमें क्या है, किसी भी लड़के को, जेंट्स को जो है नहीं बुलाया जाता, उसमें सारी जो है लेडीज ही होती है। दादी माँ बिगड़ी। अब वो क्या हो रहा था, सभी पार्ट औरत ही करती है ना, तो वो लड़का जो लेखक है जो बीमार था, मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका, और बारात जाने के बाद होता ही है, तो वो बारात में तो जा नहीं सका। तो मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब उस पर क्या है, सभी औरतों ने मना किया कि भाई इसमें है ना कोई भी जेंट्स नहीं होता, तो यहाँ पर इसको ना सुलाया जाए। और दादी ने गुस्सा किया, दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा ही होता है, यानी कि जो है ये तो भगवान का रूप है, ये भी कोई बड़ा थोड़ी ना हुआ है। दादी ने गुस्सा किया कि नहीं, ये यहीं रहेगा और तुम जो है चुपचाप अपना काम कर लो। दादी ने गुस्सा कर दिया कि तुम अपना जो है खेल जो खेल रही हो वो करो, ये यहीं रहेगा। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी ने चुपके से सुला दिया। और वो लेखक कहता है कि वो तो लेट गया था, लेकिन मुझे भी दादी ने कहा कि तू भी आकर देख ले और चादर में छुप जाओ। दादी ने चुपके से, किसी को मुझे देखने नहीं दिया, और चुपके से दादी ने छुपा दिया। बढ़िया हंसी आ रही थी, और लेखक कह रहा है जब दादी ऐसे कर रही थी ना, तो मुझे जो है बड़ी ही हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए। अब वो जो लेडीज थी वो बार बार में कुछ कुछ ऐसे चुटकुले से भी करती है ना, एक दूसरे पर, एक दूसरे की टांग खींचती है, तो उनको भी बहुत से हंसी मजाक हो रहा था। तो हंसी मजाक में लेखक को हंसी आ रही थी, तो लेखक को लगा कि मैं जोर से नाच दूँ और सब मुझ पर भड़क कर और मुझे यहाँ से भगा दे, भेद खुल जाए तो निकाल कर बाहर किया जाऊंगा। लेखक को डर था, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बड़ा भांडा फोड़ हो गया। अब जब उसकी भाभी ने कोई हंसी मजाक किया, तो उस पर लेखक को अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं हुआ और वह जोर से हंस पड़ा। तो सब ने जो है उसको देख लिया, उसका भांडा फूट गया कि ये भी यहीं पर दुबका बैठा है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। अब कोई देबू की माँ है, उसने उसकी चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वो कहते हैं कि रास्ते में कल, अगले दिन जो है रास्ते में मैं भाभी को मिल गया, तो वो कहने लगी ये तो कल वाला लड़का है। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। तो अब मैं दादी की माँ के पीछे खड़ा हुआ, तो दादी ने भी आंखें दिखा दी और बोली चुप करे, मैंने बिठाया था इसको, ये तो बच्चा है ना। दादी ने ऐसे चुप करा दिया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। वो कहते हैं कि दादी की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनमें दादी ने हमें बहुत बचाया भी है, और दादी हमें डांट भी, जब हम कोई गलती करते थे तो दादी जो है डांट भी लगाती थी और हमें डांट से बचाती भी थी। ऐसी बहुत सारी यादें हैं। परिस्थितियों का वर्त्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, और कहते हैं कि जीवन जो है एक चक्कर की तरह हमें ऐसे ही घुमाता रहता है, और इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे पल आते हैं। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ, लेखक कहता है कि दादी माँ को तो पता था, क्योंकि उनको तो काफ़ी लंबी टाइम उनकी एज हो गई थी। उन्होंने तो जीवन की हर परिस्थिति को, हर चक्कर को देखा था, है ना। तो वो कहता है कि दादी तो ऐसे सब जानती थी। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा जी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। अब साथी चला जाए तो उदास तो होएगा ना। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। वो कहता है कि ये संसार तो सब धोखा देने वाले हैं। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, यानी कि दादी को छोड़कर चले गए, तो कहती हैं कि तुम्हारे दादा ने मुझे धोखा दिया, वे तो चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद
कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और डामाडोल कर दी। यानी कि दादाजी की मृत्यु से पहले सब ठीक था, लेकिन दादा की मृत्यु के बाद ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो मुंह पर तो प्यार से बोलते और पीछे से काटते थे। ऐसे जो है बहुत सारे जो है जानकार वालों ने, मित्रों ने जो है हमारा जीवन जो है और दुखी कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। अब दादी के वो लेखक बताता है कि दादाजी की जो मृत्यु हो गई थी ना, तो मृत्यु होने के बाद उनका श्राद्ध करते हैं। तो पापा ने श्राद्ध में जो है बहुत सारा खर्चा कर दिया, लेकिन जो है पैसे तो हमारे पास थे नहीं। तो हमारे पिताजी ने जो है कर्जा उठा रखा था और दादी ने बहुत मना किया कि बेटा कर्जा मत लो, लेकिन पिताजी ने माना नहीं और ज़बरदस्ती कर्जा लेकर और जो दादा के श्राद्ध पर बहुत सारा खर्चा कर दिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। अब बेटे पर अगर कर्जा हो जाए, पैसा सिर हो जाए तो माँ तो परेशान होगी ना, इसलिए दादी भी परेशान रहती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा। अब माघ क्या होता है बच्चों? हिंदू कैलेंडर के अनुसार जनवरी के महीने को माघ बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो है जनवरी के महीने की कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। अब पछुआ हवाएं चल रही थी, है ना, और ठंडी ठंडी हवाओं ने जो है हड्डियों को भी जकड़ लिया था, ऐसी ठंड पड़ रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाली घर के एक संदूक पर दिया जलाने वाले जलाए हाथ जोड़कर बैठी। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी न देखे थे। वो कहती है कि उनकी आंखों में तो हमेशा प्यार भरा रहता था, है ना, गुस्सा भी आता था लेकिन प्यार भरा रहता था, लेकिन मैंने आंसू कभी नहीं देखे, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानती थी, हमेशा खुश रहती थी। लेकिन कर्जे के कारण जो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। और दादी माँ ऐसे जो है चिंता में बैठी थी चुपचाप। और पता है बच्चों, दादी होती है ना, हम उनके सामने कोई भी परेशानी रखते हैं तो वो कह देती हैं कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, और सच में वो हो जाता है ना। तो जिसके भी पास दादी है ना बेटा, वो बहुत ही लकी होते हैं, है ना। और तो अपनी दादी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वे बच्चे बहुत लकी हैं जिनके दादी हैं, और जिनके पास दादी नहीं है ना, वो दूसरे की दादियों का भी ध्यान रखे, है ना। तो उस लेखक ने कहा ना, धीरे से बोली, क्या है रे तू, क्यों बैठा है? तो वो लेखक भी उदास बैठा था। तो दादी ने कहा कि तो उदास क्यों बैठा है? तो दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? तो उसने बड़े प्यार से लेखक ने कहा कि दादी माँ, एक बात मैं पूछूं, आप मुझे बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो कहते हैं कि मैंने उनकी आंखों की तरफ देखकर कहा कि दादी, आप मुझे एक बात बताओगी? तो उन्होंने कहा, हाँ, क्या है, पूछ। तो उसने कहा, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने कभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। अब दादी की धोती जो है गिल्ली थी। अब दादी को खाने की पड़ी कि मेरे पोते ने खाना खाया कि नहीं। वो उसको ज़बरदस्ती जो है रसोई में ले गई। धोती तो बदल लो, दादी माँ ने कहा। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। तो दादी ने कहा, मुझे नहीं लगती सर्दी गर्मी। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। अब रसोई में ले गई, है ना, लेखक को। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे। दूसरा चारा ही क्या, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो रहे थे। अब उनका मन जो है बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि पीछे भी पैसे देने थे जिसके लिए थे, और आगे से कोई दे ही नहीं रहा था क्योंकि पिछले ही बकाया थे। रोता क्यों है रे, दादी ने बोली। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ हुई। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। अब दादी ने उनको प्यार से सहलाते हुए कहा, तू रो क्यों रहा है? मैं बैठी हूँ ना, अभी तुझे चिंता नहीं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी संदूक से एक चमकती चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया और उन्होंने ये कहते हुए ना, उनका गला जो है
भर गया, मतलब आंसू से आने हो गए। कहती है तेरे दादा ने मुझे इसीलिए ये पहनाए थे, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर यानी कि संभाल कर रखा, और यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने कहा कि हमारी पुश्तैनी है, हमारी वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। वो कहते हैं कि बेटा हम तुम नए ज़माने के बच्चे हो, लेकिन हम तो आगे पीछे पुराने सारी सोच लेते हैं। ठीक है। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। और वो कहती है जब मैंने ये दादी की माँ की ये बात सुनी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि दादी तो सचमुच ही एक देवी है, जो कि किसी श्राप को भी ख़त्म कर दे। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया। अब बच्चों ये बेटा ये है ना, जो है लेखक है, ये सारी चीज़ें सोच रहे थे बैठे बैठे। हमने जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में पढ़ा था ना, गद्यांश में पढ़ा था ना, कि दादी ये लेखक ऐसे सोच रहा था। वो कहता है कि अब दिन भी काफ़ी चढ़ गया था, सुबह सुबह की बातें हैं। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। और लेखक कहता है कि पास में एक खजूर का पेड़ था, हॉस्टल के जिस कमरे में रहता था, और वहाँ पर एक काला कौवा आकर उसकी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है, और जो उसके किशन भैया का पत्र है ना, वो भी हाथ में ही था। और उस पत्र में क्या लिखा था, काली चींटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही थी। और उसके जो पत्र लिखा हुआ था ना बेटा, उसके पत्र में से जो लिखा हुआ था, उसको पढ़कर लेखक की आंखों में आंसू आ गए। और जब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, और हम पढ़ते हैं, तो सामने जो बुक में लिखा होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे चींटियों के समान लगता है, क्योंकि आंखों में तो पानी भरा है। तो ऐसा ही लेखक के साथ ही हो गया। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो उसका मन इतना दुखी हो गया था, और वो बार बार सोच रहा था कि जिस दादी के साथ हमने इतने दुख सुख, इतनी खुशियाँ, हमारी दादी हमारे दुख को भी सुख में बदल देती थी, हर गम को ये कहकर दूर कर देती थी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं बैठी हूँ ना। और दादी ऐसी कर देती है ना, है ना। माँ बाप, मम्मी पापा, दादी हर मुसीबत को दूर भगा देते हैं, और बच्चे को एकदम से कह देते हैं कोई नहीं, सब हो जाएगा, है ना। तो उसको ऐसे ही लगा कि मेरी दादी तो हर मुसीबत को दूर करने वाली थी, और आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मेरी दादी आज हमारे बीच में नहीं रही। तो बच्चों सब ये कैसी लगी आपको कहानी? और सब बच्चे अपनी दादी माँ का बहुत ध्यान रखेंगे। वो बच्चे बहुत लकी होते हैं जिनके पास से दादी होती है। तो अपनी दादी का पूरा ध्यान रखना है, उनके खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखना है, और बहुत प्यार से उनके साथ रहना है। ये मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ। तो आज हम अब इनके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ को याद के साथ साथ बचपन की और कौन कौन सी बातों की याद आ रही थी। यानी कि लेखक को जो है अपनी दादी की याद आ रही थी ना वो पत्र पढ़कर, तो उसके साथ साथ लेखक को और कौन कौन सी अपने बचपन की बातें याद आ रही थी। तो इसका आंसर होगा, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ यानी कि यादें, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादी की आंसर होगा, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा की श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई।
डामाडोल हो गई, यानी कि खराब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? आंसर होगा, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें अच्छा लगता था। संभाल करती थी ना, वो सबका ध्यान रखती थी, क्योंकि इन्हीं कारण से ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, व पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमल वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे गवार, आषाढ़, कवार, आषाढ़, माघ। इन्हीं महीनों में मौसम कैसा रहता है, ये बातें आपको मुझे बतानी है कि ये सब जो है महीने मैंने बताया ना, कवार कौन सा होता है, आषाढ़ कौन सा होता है और मास कौन सा होता है ना। तो ये आपको नहीं पता तो अपनी मम्मी से या दादी से पूछना, है ना। तो अब आया होमवर्क की बारी, अब आई होमवर्क की बारी, है ना। तो आपको इसमें से चैप्टर में से मुझे बताना है कि जब उसके पापा और भैया जो है वो बहुत परेशान थे कर्जे वालों को देखकर कि कोई पैसे नहीं दे रहा था और उसके पिछले भी बकाया थे, तो दादी ने उनको क्या दिया था जिससे कि वे उनको उदासी तो हुई, लेकिन उस मुसीबत से निकलने के लिए दादी ने उन्हें क्या दिया था अपनी संदूक से। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है उन्हीं बच्चों के आंसर दूंगी, ठीक है। और बच्चों कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि इन क्वेश्चनों को आप पढ़ें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ये क्वेश्चन का भी आंसर मैं करवा दूंगी, लेकिन आपको मुझे ये कमेंट में लिखकर देना पड़ेगा। जैसे अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताएं कि मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो ये चीज़ें ये अपने साथ अपने अनुभव मुझे आप देखें और पूछें मम्मी से या दादी से कि कौन से मौसम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपका पूरा सिलेबस करवाऊँगी, और कमेंट में आप मुझे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। थैंक यू बेटा।